ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये वर्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे तो सबसे मस्त क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है परफॉर्म एंड ऑफर टू परफॉर्म। सिंपल वर्ड में फ्लिपकार्ट वाला तुम्हारे घर के नीचे आया, बोला आइए सर सामान ले जाइए, तुम घर पे नहीं थे, क्या फ्लिपकार्ट वाला का गलती? तुम्हारा गलती। तो क्या फ्लिपकार्ट वाला अपना ऑब्लिगेशन से फ्री हो गया डिलीवरी करने वाला? हाँ, उसका चिंता खत्म, वो कोशिश किया ना परफॉर्म करने का, तुम हाँ नहीं किया उस चीज को। अगर प्रॉमिसी के कारण से प्रॉमिसर ऑफर को परफॉर्म ना कर पाए तो यहां पर किसका गलती? प्रॉमिसी का गलती। तो प्रॉमिसर स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ये एक लाइन तुम लोग को दिमाग में रखना है। फिर परफॉर्मेंस यहां पे हम लोग क्या सीखे? दो टाइप का होता है। एक तो होता है हम एक्चुअली में कोशिश किए कि भैया आप आके डिलीवरी ले लीजिए और तुमने आके डिलीवरी ले लिया, दिस इज व्हाट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म, कि हम तो कोशिश किए, प्रॉमिस ही नहीं आया। ठीक है, कौन नहीं आया? प्रॉमिस ही नहीं आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग आते हैं इसी पॉइंट पे। भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आप अभी हिंदी में हम लोग को समझाएं, इंग्लिश में क्या याद रखना है? हैज डन। हैज डन, हैज क्या होता है? पास्ट होता है या प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है? पास्ट, यानी कि ये काम हो चुका है। हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, हैव फुलफिल्ड, ईडी, हो चुका है और उस टाइम में हुआ है, उस तरीके से हुआ है जो प्रिस्क्राइब किया गया था। अगर तुमने बोला था बिजनेस आवर में आना है, व्हाट इज बिजनेस आवर? 10 से 6, 10 से 6 के बीच में आना है, तो डिलीवरी वाला 10 से 6 में आकर देकर गया, तभी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर ऑफर टू परफॉर्म होगा। मानो ना वो रात में 3 बजे आके कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म करने का, क्या वो सही बात है? क्या ये रीजनेबल टाइम है? नहीं ना। ओके, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अभी देखो एक अच्छा बच्चा जो कि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है, उसको जैसे दिखेगा कि क्वेश्चन ऑफर टू परफॉर्म के ऊपर पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन ये लाइन दे दे ऑफर टू परफॉर्म, हो सकता है क्वेश्चन कहानी बताए जैसा हम बताएं और फिर बोले बताओ क्या हुआ। अच्छा बच्चा क्या करेगा? तीनों नाम लिख देगा, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्म करने का कोशिश को ये 3 नाम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉमिसर्स ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। स्विगी वाला खाना लेकर आया, तुम लोग नहीं ले रहे। हम पढ़ाने के लिए क्लास आ रहे, तुम लोग नहीं आ रहे। ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल है? ऑफर टू परफॉर्म। क्या बाद में हम तुम लोग मेरे पे केस कर सकते हैं कि भैया आप अपना परफॉर्मेंस नहीं पूरा किए? नहीं कर सकते। चलो तुम लोग को याद हो गया, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट। यही बात जो है ऑफर टू परफॉर्म का, यहां पर एक एक्सटेंशन आया, प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मेरा जिम्मेदारी था, तुम लोग क्लास आके नहीं पढ़ा, फ्लिपकार्ट वाला का जिम्मेदारी था, तुम लोग किताब नहीं ले रहे हो। नॉट डरी देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आई विल गेट द फीस, फ्लिपकार्ट वाला विल गेट हिज मनी, कुरियर वाला विल गेट हिज मनी। हम लोग का हक, प्रॉमिसर का हक जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर प्रॉमिसी के गलती के कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। क्लियर है? तो कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन है, बस ध्यान रखना है। पहला बात, परफॉर्मेंस ना अनकंडीशनल होना चाहिए। आज फ्लिपकार्ट वाला घर के नीचे आया और तुम लोग को बोलता है कि अगर आप ठंडा पानी का बॉटल लेकर आएंगे हम तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो कंडीशन डाल दिया ना। क्या कंडीशनल परफॉर्मेंस होता है? नहीं नहीं नहीं, जो बात करना है कॉन्ट्रैक्ट के पहले करो, बाद में कंडीशन लगा सकते हैं क्या? ना, ऐसा थोड़ी होता है। फिर प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस, तुम्हारा घर से 4 गली दूर बुला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है घर के सामने आकर देने का, परफॉर्मेंस सही है? नहीं। प्रॉपर टाइम में नहीं आ रहा, रात में 10:30 बजे आ रहा है, परफॉर्मेंस गलत है। और लास्ट में अगर मानो कोई ऐसा गुड्स है, गुड्स का नेचर कुछ ऐसा है कि प्रॉमिसी को उसको चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन आता है, तुम लोग खोल के देखते हैं ना, उसके सामने कहीं आलू ना हो आईफोन का डब्बा में, पता है कि नहीं? ऐसा होता था, साबुन का टिक्की दे देता था। तो क्या बोल रहा है? प्रॉमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका होना चाहिए उसके पास कि ही कैन सी द थिंग बीइंग ऑफर्ड इज राइट और नॉट। यहां पे अपना इंग्लिश लिखो चलेगा। क्या लिखना है कि प्रॉमिसी के पास क्या है? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है। किस चीज का? टू सी द थिंग दैट इट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आते हैं
अरे भैया मानिए ना, एक पार्टी बोल रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, व्हेन अ पार्टी रेफ्यूजेस टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ, दोनों वर्ड अंतर अंतर है। रेफ्यूजेस टू परफॉर्म, हम बोल रहे कि हम तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे, डिसेबल्ड हिमसेल्फ, हम घूमने चल गए, तो क्या अब हम तुम लोग को पढ़ा पाएंगे? दोनों में अंतर है ना। तो हम लोग एग्जाम में ये दोनों वर्ड लिखेंगे। भैया कब लिखेंगे? लिखेंगे ठीक है, कब लिखना होगा? तुम लोग के सामने एक स्टोरी आएगा कि एक प्रॉमिसर है, मानो एक आलू वाला है, ठीक है, वो तुमसे वादा किया तुमको शाम में 6 बजे 10 बोरा आलू बेचेगा, और वही 10 बोरा वो मिस्टर एक्स को बेच दिया। क्या वो अब परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। क्या वो रेफ्यूज टू परफॉर्म किया? नहीं। बट वो डिसेबल कर लिया ना खुद को कि अब तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, तुमको मेरे पास है ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसी कैटेगरी में गिरेगा, ठीक है। प्रोमिसी में पुट एन एंड अनलेस सिग्निफाइड अबाउट हिज कंटिन्यूएंस, मतलब कि मानो अगर हम तुम लोग को फोन करके बोले कि अरे टेंशन मत लो, आज क्लास होगा, ऑनलाइन होगा, सब घर से करना, यहाँ पे हम सिग्निफाई कर दिए ना कि हम कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफाई मतलब हम बोल दिए। अच्छा, बहुत बार सिग्निफाई में बोलने का नहीं होता है। वो 10 किलो जो आलू था वो मिस्टर एक्स को बेच दिया, साथ ही साथ वो एक नया स्लॉट ऑफ आलू भी आ रहा था, तो वो सिग्निफाई कर रहे हैं ना कि हाँ आपको शाम में आलू मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो जब वो सिग्निफाई कर रहा है कि कंटिन्यूएंस होगा, तब हमको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आगे वाला पार्टी रेफ्यूज कर दिया या डिसेबल्ड कर दिया तो प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा खत्म करो यार, यानी कि तुम लोग बोलेगा नहीं पढ़ेंगे। आलू वाला के केस में तुम लोग बोलेगा नहीं चाहिए आलू, लेकिन अगर दिखेगा कि नहीं पढ़ाने वाले हैं, आलू मिलने वाला है, तब क्या हम लोग उसको मना करेंगे? नहीं, तब मना नहीं करेंगे। क्या इसमें कुछ रटने का है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाना, जवाब मिलते जाएगा, रटने मत बैठना। वो 1.5 दिन यही सब चीज टाइम खाएगा, तुम लोग कोशिश करेगा अरे याद क्यों नहीं हो रहा है, याद क्यों नहीं हो रहा है, याद करना ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अच्छा बताओ, प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा? भैया देखिए, अब हम लोग को बताए थे, हमको याद है, प्रॉमिसर स्वयं कर सकता है। आज हम तुम लोग से प्रॉमिस किए कि हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, हम स्वयं तुमको पढ़ा सकते हैं, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या फिर मेरा कोई एजेंट आ सकता है तुम लोग को पढ़ाने के लिए। भैया कैसे एजेंट आ सकता है? आप जो पढ़ा रहे उसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, क्या आपका एजेंट के पास भी वो पर्सनल स्किल है? यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा ना, यहाँ पे बुद्धि लगाए बिना नहीं काम चलेगा। क्या बोल रहे हैं भैया? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मिस्टर ए पेंटिंग करने वाला था, मिस्टर ए का हाथ टूट गया, अब मिस्टर बी कर रहा है, तुम लोग आंसर में क्या लिखेगा? क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या वो परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। तो एजेंट कर सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल उसके पास भी होना चाहिए, है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल वाले में आ पाएगा क्या ये? नहीं। पहला बात क्या बोला? पर्सनल स्किल रहेगा, इट कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ द प्रोमिसर। आज अगर हम मानो कोई सिंगर है बहुत बड़े, उनको बोले कि आप मेरे शादी में आके कॉन्सर्ट कीजिए, और वो दुनिया से चल गए, हम बोलेंगे उसका बेटा को तुम आके करो, क्योंकि स्किल है यहाँ पे। अच्छा, तो उनका लाइबिलिटी कितना होता है? मानो स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उन लोग का एक बिजनेस है, उन लोग का बिजनेस से हम पंडाल का सामान मंगवाए थे, केटरिंग का काम, वो तो बच्चा भी कर सकता है ना भाई, वो तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। मेरा मन में एक सवाल उठ रहा है, हम 5 लाख का ऑर्डर दिए थे, बच्चा का लाइबिलिटी कितना का बनता है? बच्चा का पेरेंट 3 लाख का माल छोड़ के गया है, बच्चा का खुद का 10 लाख का प्रॉपर्टी है, कितना का लाइबिलिटी बनता है? मेरा ऑर्डर है 5 लाख का, ठीक है, बच्चा के पेरेंट छोड़ के गए हैं 4 लाख, और बच्चा का खुद का प्रॉपर्टी है 10 लाख, 4 लाख का ही बनता है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख का, बच्चा का जो पापा था वो 4 लाख रुपया ही छोड़ कर गया, बच्चा का खुद के पास 10 लाख रुपया था, हमको चाहिए कितना? 5 लाख। बच्चा का पापा छोड़ के गया कितना? 4 लाख। बच्चा खुद के पास कितना है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि भैया एक इंग्लिश लाइन है इसके बारे में, देयर लाइबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट। जितना उन लोग को मिलेगा, कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना पापा से, तो 4 को ही माना जाएगा, बाकी का एक मेरा नुकसान, मेरा किस्मत खराब। क्लियर? बच्चा पर्सनली लायबल नहीं होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल लायबल नहीं होता है। वो जो प्रॉपर्टी क्या किया, वो जो प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, सिर्फ वो लायबल होता है। क्लियर रहेगा ये बात? इस बात को ध्यान रखना है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ देता है। अच्छा, क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, अगर प्रोमिसी को मंजूर है, तुम लोग को बोले कि हम लॉ नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा दिन मैम पढ़ाएगी, तुम लोग को मंजूर है, तुम लोग एक्सेप्ट कर सकता है। तुम लोग को मंजूर नहीं है, मेरे को पढ़ाना होगा, किसके हाथ में है? प्रोमिसी के हाथ में है कि वो थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट करे कि नहीं। मानो तुम लोग मैम से पढ़ लिया और उसके बाद बोलता नहीं नहीं हम फीस नहीं देंगे, क्या ऐसा हो सकता है बाद में? ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर।
ये सब कॉमन सेंस का बात है, कुछ रटने का है क्या? नहीं। लेकिन दिक्कत क्या होगा एग्जाम में, तुम लोग अभी बता रहे हैं, वो 3 घंटा में बहुत प्रेशर रहेगा। तो इसमें हम लोग को 2 बात सिखाया। पहला बात सिखाया प्रॉमिस ही एक्सेप्ट कर सकता है परफॉर्मेंस। दूसरा बात ये भी तो सिखाया कि बाद में वो मुकर नहीं सकता है। तुम लोग प्रेशर के कारण ना तुम लोग को ये पॉइंट ध्यान में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में नहीं रहेगा। तो इसका क्या तरीका भैया ध्यान में रखने का? जब तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे करो, अच्छा 3rd% उसमें तो भैया 2 बात बताए थे, प्रॉमिस ही एक्सेप्ट कर सकता है, बाद में मुकर नहीं सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बाद में मुकर नहीं सकता है। ऐसे करके 3-4 बार खुद को बता देना, एग्जाम वाले दिन याद आएगा। क्लियर है? दोनों पॉइंट लिखना है, चाहे सवाल पूछे ना पूछे, क्योंकि ये एक ही लाइन में इंस्टीट्यूट का कीवर्ड में लिखा रहेगा दोनों पॉइंट। नहीं लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जैसा स्टोरी रहेगा। आज मानो एक स्टोरी आया, ABC 3 जन मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और C दुनिया में नहीं है, तो क्या होगा? AB और उस C का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये फील आ जाएगा अंदर से, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर जैसे तेरे दिमाग में जाएगा, तेरे दिमाग में फोटोज बनने लगेगा, हम जॉइंट प्रोमिसर कहाँ पढ़े हैं, भैया क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, और फिर वहां से तुमको बस निकाल कर कॉपी में डालना है, ठीक है। आओ उसी के साथ आते जॉइंट प्रोमिसर में ABC मिलके जॉइंट प्रॉमिस किया, यानी कि 2 और मोर % जॉइंट प्रॉमिस किया। किसी का भी डेथ हो जाता है तो कौन करता है? AB है, C का डेथ हो गया तो कौन करेगा? छोटा C करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीनों का डेथ हो गया तो तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कुछ रटने का नहीं है इसमें। एग्जाम क्वेश्चन, सक्सेशन और असाइनमेंट में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट? देखो, कीवर्ड हमने इसमें मार्क कर दिए हैं, एग्जाम टाइम उसी को रटना है। सक्सेशन में बर्डन और बेनिफिट दोनों पास हो जाते हैं। आज कोई आदमी दुनिया से जाता है, अगर वो उधार लेकर गया था तो उसका उधार भी बेटा को चुकाना होता है ना, उसका प्रॉपर्टी से। ही इज नॉट पर्सनली लायबल बट लायबल टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, अभी 2 सेकंड पहले हम लोग देख रहे थे। तो ये सक्सेशन है कि बेनिफिट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो गया। असाइनमेंट में क्या होता है? भैया ये वर्ड कुछ याद सा आ रहा है मेरे को, असाइनमेंट हम लोग कहाँ पढ़े थे? डिवेंचर्स का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमको मत देना, इसको इसके अकाउंट में डाल देना, तुम अपना हक किसी और को असाइन कर दिया ना। असाइनमेंट इज ओनली अबाउट बेनिफिट, ओनली बेनिफिट। असाइनमेंट में तुम सिर्फ और सिर्फ क्या पास करता है? बेनिफिट पास करता है। बट सक्सेशन में तुम लोग क्या पास करता है? बेनिफिट भी, लायबिलिटी भी, बेनिफिट भी, बर्डन भी। क्या ये बात क्लियर रहेगा? किसमें दोनों ट्रांसफर होता है? सेक्शन में। किसमें एक ट्रांसफर होता है? असाइनमेंट में। बस कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। मानो मेरे मन में एक सवाल आया, भैया बड़ा आप ABC के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि A है, B है, C है। मानिए ना D कॉन्ट्रैक्ट किया ये लोग तीनों के साथ, और D मालूम है किसको जानता था? D जानता था किसको? C को। क्या D C को पकड़ के बोल सकता है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों का कॉन्ट्रैक्ट है, बट बार बार ना DC को फोन करके बोल रहा है, अरे भाई मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, हमको नहीं मतलब बाकी लोग कर रहा है कि नहीं, तुम मेरा काम कर दे। लॉ बोलता है, क्या एक लॉ, तुम लोग पूछो खुद से, क्या D किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है काम करवाने के लिए? लॉ बोलता है हाँ, D चाहे तो C के पीछे पड़ के काम करवा सकता है। तो भैया इसमें तो C का नुकसान है। लॉ बोला रुको हम हैं यहाँ पे, इसके बाद लॉ C को बोला C तुम एक बार काम कर दो और बाद में तुम B और A से कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। ना C फंसा ना D फंसा, दोनों खुश है कि नहीं? लॉ ऐसा ही बना। क्या बोला कि when 2 or more person make a joint promise, promisee में who was the promisee in our case? D। तो promisee में in the absence of express agreement compel any one joint promiser to perform whole of the promise। ठीक है, ये पहला बात कि एक के पीछे पड़ के उसको क्या किया जा सकता है? क्या वर्ड आया था? कंपेल किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा भैया यहां तक तो आपका कहानी क्लियर है। ये लाइन क्या था? एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अरे एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब अगर लिखित में है कि A B और C ही करेगा, आप किसी को भी कंपेल मत कीजिएगा, तब हम कंपेल कर पाएंगे। जब लिख दिया तो कैसे कर पाएंगे? हम उसमें राजी होकर साइन किए थे ना कि हम कंपेल नहीं करेंगे, तब नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस वाला बात है, उतना बुद्धि मत लगाना, ठीक है। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, अब C काम कर दिया तो वो A और B से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा भैया कंट्रीब्यूशन कितना मांगेगा? कुछ बोल दिया तो उतना मांगेगा, और पूरा लॉ में कुछ नहीं बोलता तो कैसे मांगते हैं?
इक्वली मांगते हैं। याद करो पार्टनरशिप में पीएसआर नहीं रहता तो इक्वली बांटते है कि नहीं। ओके, इन अदर वर्ड अगर जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कॉल फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अरे भैया लॉस हो गया, क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो वैसे करो, नहीं तो इक्वली। सब आता है तुम लोग को, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा मानो 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 यहाँ पे दोनों सुनो ध्यान से, डी और सी दोस्त था ना, डी सी को फोन करके बोलता था, डी और सी एक दिन बैठा, डी सी को बोला जा सी हम तुमको आज़ाद करते हैं, मेरा जो 2.5 लाख रुपया हम तुम लोग को दिए हैं तुम मत देना, ए और बी दे देगा। तो सी खुशी खुशी गया और ए और बी को चिढ़ा रहा है कि ले मेरे को तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरे को तो डी आज़ाद कर दिया। क्या सी आज़ाद हुआ? अब डी सी से पैसा नहीं मांग सकता है, लेकिन ए और बी तो मांग सकता है, बाकी जॉइंट प्रोमिसेस तो मांग सकते हैं। तो वही लॉ बोला, क्या बोला कि देखो भैया यहाँ पे ना, व्हेन 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर हैव मेड अ प्रॉमिस, अ रिलीज ऑफ वन, रिलीज कौन हुआ था हमारे केस में, मिस्टर सी, डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर, यानी कि ए और बी को तो डी को पैसा देना है, पहले ये लाइन बोला। फिर बोला नीदर डज इट फ्री द अदर जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज, यानी कि मिस्टर सी जो भागा है उसको भी टेंशन फ्री नहीं हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैसा का वैसा है, खाली एक चीज बदला कि अब डी सी से पैसा नहीं मांगेगा, ए और बी से मांगेगा, और ए और बी सी को बोल के मंगवा सकता है कंट्रीब्यूशन। क्लियर? कुछ टेंशन वाला बात है क्या? नहीं, कुछ रटने वाला बात नहीं है। देखो हम हाईलाइट नहीं किए, मतलब रटना नहीं है, एग्जाम में तुम लोग साफ भाषा में लिख लेगा। ठीक है, ओके भैया। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी क्या होता है? जॉइंट प्रोमिसी का मतलब क्या है पता है? जॉइंट प्रोमिसी का मतलब है कि एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, मिस्टर डी ये लोग तीनों के लिए एक फ्लैट बना रहे हैं, एक 3 तल्ला का मकान बना रहा है, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का। यहां प्रोमिसर कौन है? डी, क्योंकि मकान तो वही बना रहा है, तो भैया प्रोमिसर तो एक लौता बंदा है, तो जॉइंट प्रोमिसर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रोमिसी तो 3 है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसी। तो भैया जॉइंट प्रोमिसी का सीन में क्या होता है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन हु हैड मेड प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, तो वही क्या हो जाता है, जॉइंट प्रोमिसी। सिंपल सा सवाल यहाँ पे तुमसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, उस पर बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जॉइंट प्रोमिसी मतलब तीनों के लिए बिल्डिंग बन रहा है, क्या एक्स बोल सकता है जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाओ? क्यों नहीं बोल सकता? जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाओ भाई, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। वाई भी बोल सकता है, जेड भी बोल सकता है। क्या बोल रहा है? द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम, यानी कि डी और एक्स वाई जेड तीनों के बीच में हक है, कोई भी काम मांग सकता है। ठीक है, और मानो कि एक्स इस दुनिया से चला गया, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, तो कौन बोलेगा काम करवाने के लिए? छोटा एक्स, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कुछ टफ नहीं था, बड़ा आसान था। अब आते हैं याद करने वाला एरिया में। अभी तक कुछ याद नहीं करने का था, हमको पूरा भरोसा है, मतलब कोई बच्चा के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, वो तभी एग्जाम में ये सब पॉइंट पे आंसर नहीं लिख के आ पाएगा, मतलब वो चाहता है कि वो फेल हो जाए शिद्दत से एकदम, तभी वो ये गलती करेगा, नहीं तो ये सब में तुम लोग गलती नहीं करेगा। और जब हम ये ब्लाइंड बोल रहे हैं तुम लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इतना आसान है। 99% बच्चा क्या गलती करता है पता है? यूनिट 4 में ना 2 घंटा लगा देता है एग्जाम से पहले। अबे एग्जाम से पहले 2 घंटा 3 घंटा में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हटाना पड़ेगा, तब जाके होगा। और वो 3 घंटा के लिए तुम लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं कि उस 3 घंटा में वो 1.5 दिन में जो देखेंगे वही एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ये रियलिटी है भाई। ठीक है, फाउंडेशन इंटर फाइनल वो 1.5 दिन में देखना पड़ेगा। तो उस 1.5 दिन में ऐसा तुम लोग के अंदर कला आ जाए कि देखे तो याद आए, याद करना ना पड़े। और कुछ हिस्सा होगा जो उस दिन भी याद करना होगा, तो उसके लिए टाइम बफर में लेके चलना होगा। ठीक है, तो ये उसमें से है जो याद करना होगा भाई। ठीक है, और इस पे इंस्टीट्यूट सवाल भी पूछता है, बोला कि भैया ये बताइए टाइम से रिलेटेड कुछ हमको समझना है कि मानिए हम कोई ऑर्डर दिए और टाइम का जिक्र नहीं किया उसमें, तो मेरे को कब डिलीवरी मिलेगा? रीजनेबल टाइम में। भैया रीजनेबल टाइम कितना बजे से कितना बजे तक होता है? डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस में। भैया मतलब अगर बात हुआ है पार्टी देने का तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? शाम। अगर बात हुआ है पूजा हवन का तो रीजनेबल टाइम हवन कब होता है? दोपहर, सुबह, है ना। अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स है तो लंबा रीजनेबल टाइम होगा। अगर मानो हम तुम लोग को मोबाइल बेच रहे हैं, आईपैड बेच रहे हैं, लंबा ड्यूरेबल टाइम होगा। लेकिन अगर हम तुम लोग को फल फ्रूट भेज रहे हैं, रीजनेबल टाइम 2 दिन होगा, क्योंकि तीसरा दिन तो वो सड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। टाइम नहीं दिया हुआ है
कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है रीजनेबल टाइम, याद रहेगा। ओके भैया टाइम और प्लेस दे दिया कॉन्ट्रैक्ट में, बट नो एप्लीकेशन इज मेड। मानो बोल दिया 10 तारीख को यहां पर माल लाके दे देना, 10 तारीख को कितना बजे, ये तो नहीं बताया भैया, तो अब क्या करें, रीजनेबल टाइम आ रहा मन से जवाब, एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, यूजुअल आवर। रीजनेबल टाइम, टाइम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आज का टाइम, कल का टाइम, परसों का टाइम, बट जब आवर बोलते हैं ना तो ये लाइन हो जाता है कि इस दिन में किसी टाइम का बात किया जा रहा है। रीजनेबल आवर भी बोल सकती है, बट आवर बता देना। कब आवर बता देना, जब टाइम और प्लेस फिक्स्ड है बट एप्लीकेशन यानी कि कितना बजे का काम होगा ये नहीं पता। क्लियर है, टाइम पता है वेरी गुड, टाइम नहीं पता है रीजनेबल टाइम, टाइम एंड प्लेस दोनों पता है बट उस दिन कितना बजे आना नहीं पता है, रीजनेबल आर या फिर यूजुअल आर। यूजुअल आर क्या होता है, बिजनेस आर 10 से 6, ठीक है। एग्जाम में मत लिखना 10 से 6, बिजनेस आर लिखेगा तो चलेगा भैया, क्यों नहीं लिखना, बहुत जगह 9 से 5 भी होता है। मानो तेरा जो बंदा टीचर चेक कर रहा है उसको 9 से 5 पता है, वो तो गलत कर देगा सीधे, तो बिजनेस आर लिख के छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा मानो किसी दिन बोल दिया कि इस दिन पे प्रॉपर टाइम और प्लेस सब कुछ दे दिया है, तो फिर कितना बजे करना है, अरे जब सब बता दिया तो उतना ही बजे करना है। हम बता दिए इतना तारीख को तुम लोग का बैच स्टार्ट होगा इतना बजे से, तो उतना ही बजे आना है। क्लियर है। अच्छा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बताओ, एप्लीकेशन नहीं दिया गया, ये वो सवाल है जिसके ऊपर 99% बच्चा गलती करके आता है। हम एक टीवी खरीदे, तुम लोग दुकानदार है, तुम लोग फील करना, हम टीवी पैक करवा रहे हैं और प्लेस नहीं बताएं, तो पहला जिम्मेदारी किसका होता है प्लेस के बारे में बताने का या पूछने का, प्रॉमिसर का जिम्मेदारी है, दुकानदार का जिम्मेदारी है सर इसको कहाँ भिजवाना है सर। फ्लिपकार्ट वाला तुमसे पूछता है ना कि सर एड्रेस कहाँ पे है सर, स्विगी वाला तुमसे पूछता है ना लोकेशन बताइए सर, तो टीवी वाला भी तुमसे पूछेगा ना कि सर डिलीवरी कहाँ करवाएं, आप लेकर जाएंगे क्या, आप अपना गाड़ी लाएं। पहला जिम्मेदारी किसका है, प्रॉमिसर का है। कब, प्लेस के बारे में नहीं बताया हुआ है, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई फॉर द प्रॉमिस। कितना सिंपल है, समझ आ रहा है, ठीक है। और ये सेम एग्जाम्पल वहां पे भी दिए थे, ठीक है, जब पहली बार फुल फ्लेजेड क्लास पढ़ाए थे। ये सिंपल रीजन होता है कि जब हम पढ़ाएं ना तो देखो इस चीज़ को समझो, हम पर्सनली फील करते हैं एज अ स्टूडेंट कि जब हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ऐसा कभी कभी होता है कि तुम्हारे दिमाग में उस पेज का फोटो बन गया है, तुमको याद आ रहा है कि उस पेज में वहाँ पर था, लेकिन वो कंटेंट याद नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या मदद करता है पता है, बेस से सोचो। बेस से सोचो का मतलब हम ये चैप्टर जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन कहाँ पे पढ़ रहे थे, अच्छा हम रूम में चल चल के पढ़ रहे थे, दोपहर का टाइम था, अच्छा हम खुद को कैसे समझा रहे थे, अच्छा हाँ हम एक स्टोरी बना के खुद को समझा रहे थे, तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा क्योंकि वो तुम लिंक को जोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये सब स्टोरीज जो हम लोग क्लास में करते हैं ना, तुम लोग को लगता होगा भैया ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे कंफ्यूज होगा तुम लोग। एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी, कहानी क्लियर, एग्जाम में आया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस याद आएगा भैया का क्लास में अरिजीत सिंह गाने के लिए आया था और पहले मना कर दिया था, है ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो इस तरीके से खुद का दिमाग में लिंक करना होगा। अच्छा भैया मानिए ना, एक हमको बता दिया गया है कि इस तरीके से काम करना है, इस घंटा में काम करना है, तो हम कैसे काम करेंगे, जैसे बताया वैसे करो, जैसे सैंक्शन किया, स्पेसिफाई किया वैसे करो, कुछ टेंशन वाला बात है क्या। अच्छा, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडिंग एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसका क्या मतलब है भैया, सिंपल सा बात है, मानो एक एग्जाम्पल है, ए बी को बोला कि हम तुमको चावल का बोरी देंगे, बी बोला ठीक है हम पैसा दे देंगे, दोनों अपना काम कैसे करेगा, एक चावल का बोरी देगा, बी पैसा देगा, ठीक है। तो ए और बी का रेडी होना जरूरी है ना। मानो ए बोल रहा है कि चावल का बोरी दे देंगे, बी बोल रहा है पैसा नहीं देंगे, तो ए को देने का जरूरत है चावल का बोरी, बी केस कर पाएगा ए के ऊपर, नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक बंदा ना कर रहा है तो दूसरा भी अपना टेंशन से खत्म, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है भैया, चावल का बोरी देंगे पैसा मिलेगा, ये कहाँ लिखा है कि पहले चावल का बोरी देना होगा, बताइए, कहीं लिखा होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पैसा दो फिर चावल का बोरी देंगे, समझ रहा है, पैसा देंगे मोबाइल मिलेगा, कहाँ लिखा है ऐसा, पहले पैसा देंगे तभी मोबाइल मिलेगा। लॉ बोलता है देखो भैया, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जगह एक्सप्रेसली फिक्स्ड होता है, तुम लोग फ्लिपकार्ट में करता है ना कैश ऑन डिलीवरी, पहले मोबाइल भेजो तब कैश देंगे, या फिर पहले पेमेंट कर देता है फिर मोबाइल आता है, वो एक्सप्रेसली फिक्स्ड हो गया। और बहुत बार जब फिक्स नहीं होता तब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, भैया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉर्मली ट्यूशंस में क्या होता है,
या फिर स्कूल में क्या होता है, तुम लोग महीने का स्टार्टिंग में पैसा देता है तब महीना भर पढ़ सकता है। रिचार्ज में क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा देते तब महीना भर का रिचार्ज मिलता है। और पोस्टपेड में क्या होता है, पहले बात कर लो बाद में पैसा दो। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर। कीवर्ड क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, याद रहेगा भैया। कब लिखना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करेगा कि भैया ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बताओ कि पहले कौन परफॉर्म करेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है तो पहला जिसका क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन भगवान ने कर दो। क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो क्या वर्ड लिखकर आना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अरे सिंपल सा बात है, तुम लोग मेरे को बोला, ठीक है, ओके, तुम लोग मेरे को बोला भैया मेरे को घर में आके आप पढ़ाइए, ठीक है, और तुम लोग मेरे को घर में आके पढ़ने के लिए बोला, एक चेयर रखा हुआ है, उसी चेयर में तुम लोग बैठा हुआ है, हम खड़ा होकर पढ़ाएंगे। क्या हमको रीजनेबल फैसिलिटी मिला है, नहीं मिला है। यही पॉइंट आगे भी आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम लोग चाह रहे हैं ना कि नहीं पढ़ाए, प्रिवेंट कर रहे हैं ना मेरे को ना पढ़ाने से, तो मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल हो गया। अच्छा, इसी के ऊपर अगर प्रॉपर एग्जांपल दें, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट किया, बी बोला कि हाँ ए तेरे लिए हम ये काम 1000 रुपए में कर देंगे। बी काम करने के लिए तैयार है लेकिन ए अड़चन पैदा कर रहा है, तो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होना चाहिए, बी के ऑप्शन पे। फील आया ना, क्योंकि वो कौन है, अग्रीड पर्सन है, वही फंस रहा है बेचारा, कर ही नहीं पा रहा अपना काम। ओके, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट ऑफ प्रॉमिस बी फर्स्ट परफॉर्म। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर प्रॉमिसर जिसको काम करना है परफॉर्मेंस से पहले काम नहीं किया तो आगे वाला का गलती नहीं। भैया नहीं समझ आया आप क्या बोले। अरे मानो हम तुम लोग को बोले कि सुनो हम कल माल ला के पहुंचा देंगे, तुम लोग ट्रक में लोड करके भिजवा देना। अगर हम कल माल लाकर पहुंचाए नहीं और तुम पर केस करना चाहते हैं कि तुम मेरा माल क्यों नहीं भिजवाया, ये कॉमन सेंस वाला बात है। यानी कि पहले हमको अपना काम करना होगा तभी तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा ना। ये पॉइंट इसी के ऊपर आता है। अपना वर्ड में सिंपल इंग्लिश में लिख कर आ जाना। कुछ वर्ड लिखने का मन करेगा तो रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट है लिख देना। क्या लिख देना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल है, भैया पहले आप माल पहुंचाएंगे तभी ना हम आगे बढ़ा के आएंगे। क्लियर है। अच्छा, फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग बोला रात शाम में 7 बजे ये काम हो जाना चाहिए और हम नहीं कर पाए, तो अब क्या, अब डिपेंड करता है प्रॉमिसी के ऊपर। अगर प्रॉमिसी का इंटेंशन है कि हाँ हाँ भाई काम कर दो तो कर देंगे, इंटेंशन नहीं है तो मेरे को मुआवजा भरना पड़ेगा, डैमेजेस देना होगा। तुम लोग बोला कि कल भैया पार्टी है घर में, शाम में 7 बजे मेरे घर में 100 पीस डोसा आ जाना चाहिए, हम नहीं ला के दिए। हम 8 बजे बोल रहे हैं अभी भिजवा दे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, यस बोलो नो बोलो। यस बोलेगा हम डोसा भिजवा देंगे, नो बोलेगा हम नहीं भिजवाएंगे, लेकिन तेरा जो नुकसान होगा वो भरपाई करना होगा ना। मानो तुमको होटल से डोसा मंगाया 20 रुपये ज़्यादा पड़ा पर डोसा, मेरे को देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि ये टाइम पर काम हो जाएगा और नहीं कर पाता है तो इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी। किसके पास ऑप्शन था, यस या नो, प्रॉमिसी के पास। अगर इंटेंशन है परफॉर्म करने का तो वो करेगा। यहां पे क्या देखा जा रहा है, इंटेंशन, एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम है कि नहीं। 3 वर्ड बोले, क्या क्या बोले, इंटेंशन, एसेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, टाइम है कि नहीं। क्या पार्टी के देने के लिए टाइम जरूरी है, हाँ है। तो यहां पर एसेंस क्या क्या देखा जा रहा है कि टाइम एसेंशियल है कि नहीं है। क्लियर। अगर मानो इंटेंशन नहीं है पार्टी का, टाइम एसेंशियल नहीं था, तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई होगा भैया, वो तो ऐसे भी होगा और वैसे भी होगा। कहानी क्लियर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपन। मानो 7 बजे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का बात हुआ था, तुम लोग बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन तुम लोग सिंपल हिंदी में समझो, तुम लोग को बोले 7 बजे डोसा पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा पाए, 8 बज गया, तुम लोग को बोले भाई पहुंचा दे, तुम लोग बोला हाँ भैया पहुंचा दीजिए। अब बाद में तुम लोग बोल रहे हैं कि भैया डोसा लेट पहुंचाए थे, इसके कारण हम 10 पीस डोसा एक्स्ट्रा मंगा के रखे थे पहले से, उसका मुआवजा दीजिए। क्या हम देंगे। अगर तुम 8 बजे बोल रहे ना हाँ पहुंचा दीजिए, लेकिन भैया सुनिए ना, नोटिस दे दो हमको, नोटिस दे दो कि भैया आपके कारण क्या हुआ, हमको डोसा मंगाना पड़ा था और ये बात हमको पता होना चाहिए। सिंपल वर्ड में, यू शुड गिव नोटिस बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलेड परफॉर्मेंस। बाद में हाँ बोलने से पहले नोटिस देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है, नोटिस देना कि भैया ऐसा ऐसा काम है, आप डोसा तो भिजवा दीजिए लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, या फिर हम आपका पैसा काटेंगे। क्लियर है, ओके। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल। टाइम जरूरी नहीं था, तुमको फोन चाहिए था, फोन में टाइम जरूरी होता है, ऑलरेडी एक फोन है तुम्हारे पास, कल दे, परसों दे, तरसों दे, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं,
नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वही बोला। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, अगर तुम बाद में एक्सेप्ट कर रहा है और तुम डैमेजेस लेने वाला है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि भैया हम डैमेजेस लेंगे। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे इम्पॉसिबिलिटी होता है, दो टाइप का। पहला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो कि वॉइड एग्रीमेंट है, स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल। और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि माल्या से जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो बहुत चंगा था, बाद में वो क्या हो गया, नंगा हो गया, यानी कि क्या हो गया, INSOLVENT, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो ये इंसॉल्वेंट कौन सा पॉसिबिलिटी पे आया, सुपरवीनिंग, सब्सीक्वेंट, बाद में हुआ। और इनिशियल कौन था, माइनर था, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है, दो सीन हो सकता है, या तो दोनों पार्टीज को पता है, दोनों पार्टीज को पता था फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आया, कोर्ट के पास समय है ये सब नाटक देखने का, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोर्ट के पास जाओ ही मत भाई, कोई फायदा नहीं है। दोनों को पता था फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट में आए, तुमको भी पता था नहीं होगा, हमको भी पता था नहीं होगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आए, कोर्ट देखेगा, नहीं देखेगा। अननोन टू द पार्टीज, अब अगर मानो दोनों को पता था, दोनों को नहीं पता था, नहीं हो पाएगा, ना मेरा गलती है ना तुम्हारा गलती है। मानो हम तुमको बोले हम तुमको एक घोड़ा बेचेंगे और घोड़ा इन द मीन टाइम मर गया, हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, कोर्ट जाएंगे, कोई उपाय निकलेगा इसका, दोनों को नहीं पता था, ना मेरा गलती ना तेरा गलती, हमको पता था घोड़ा मरा हुआ है फिर भी तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब तो बदमाशी हो रहा है ना, बदमाशी हो रहा है ना। इफ नोन टू द प्रोमिसर, प्रोमिसर को पता था और वो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और तुम हमसे लॉस मांग पाएगा, हाँ वॉइडेबल होगा, तुम हमसे लॉस मांग पाएगा। क्लियर है, ओके। तो सिंपल बात है, इसमें याद क्या रखना है, खाली प्रोमिसर को पता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो रहा है, मतलब कि बाद में इम्पॉसिबिलिटी हो रहा है, बाद में अगर इम्पॉसिबल हो रहा है, जैसे लीगल लॉ बदल गया, याद करो पेन हुक्का वाला केस, बाद शाम में बोले भिजवा देंगे, दोपहर में निर्मला सीतारमण जी बोले इलीगल है। अब हम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि सर पैसा दिलवाइए, होगा नहीं होगा। लेकिन मानो तुम लोग एडवांस दे के रखा था, उसको जब्त करके रख सकते हैं क्या, नहीं। जब हम सामान दिए ही नहीं तो कैसे जब्त करके रख सकते हैं, मेरे तरफ से कोई कंसिडरेशन हुआ नहीं ना, बिल्कुल वापस करना होगा, ठीक है। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, थिंग्स दैट आर इलीगल एंड इलीगल। सिंपल सा बात है, तुमको दो चीज दिख रहा है, एक इलीगल एक लीगल, हम लोग क्या करते हैं, याद करो, लीगल और इलीगल अलग हो पाएगा तो अलग कर दो, नहीं हो पाएगा तो पूरा इलीगल मानो, है ना। तो यहां भी वही बोला कि अच्छा मानो ऐसा है कि इलीगल है, फर्स्ट थिंग इज लीगल एंड सेकंड थिंग इज इलीगल, तो फर्स्ट इज वैलिड एंड सेकंड इज वॉइड। अच्छा मानो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है कि या तो तुम हमको पैसा दे दो या फिर बदले में तुम हमको ड्रग्स दे दो, तो पैसा वाला लीगल है और ड्रग्स वाला इलीगल है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस में जो अल्टरनेटिव वाला लीगल है वो रहेगा वैलिड और जो नहीं है वो हटा दिया जाएगा। अब क्या आएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट, पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। मानो ना कॉन्ट्रैक्ट में हम तुमको पैसा दिए, ठीक है, हम तुमको दिए 10,000 रुपया और हम बोले ये पहला दो वाले का पेमेंट है, तो तुमको जैसा हम बोले वैसा करो, जैसा अप्लाई करने के लिए बोले अप्लाई करो अकॉर्डिंगली। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में हम बताएं नहीं कि कौन सा वाला, मानो ना ऐसा समझो, ऐसे समझो कि 1 तारीख में है, ठीक है, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, एक बार 500 उधार लिया, एक बार 600, एक बार 100, एक बार 1000 और एक बार 300, और तुमको हम आज 10 में है, तुमको मालूम है कितना दे रहे हैं, 1200 रुपया दे रहे हैं। अगर हम बता दिए कि ये पहला 3 का है तो पहला 3 का माना जाएगा। इसी को क्या बोलना है इंग्लिश में, अप्लाइड अकॉर्डिंगली। मानो हम नहीं बताए पहला 3 का, ठीक है, मानो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, तो किसका, अब तुम पैसा हमको दिया ना, मेरा जिसमें मन हम उसको सेटल कर लेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अप्लाइड एज पर द क्रेडिटर, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर। क्या कीवर्ड है, एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हुम, ऑफ द क्रेडिटर, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा मानो ना तुम अपोर्शन किया ना हम अपोर्शन किया, ठीक है, तुम हमको आज 1200 दिया, फिर कुछ दिया, फिर कुछ दिया, और बाद में बोला कितना बाकी है, हम बोले ले भाई हम तो अपोर्शन करना भूल गए और तुम भी नहीं बताया। अब इस केस में क्या किया जाए, तो इस केस में बोला कि देखो डेट्स जो है ना इक्वल स्टैंडिंग का है तो प्रोपोर्शनली काट दो। मानो अगर डेट ऐसा होता 500 500 500 500 500, तुम 1200 देता तो क्या होता, पहला 500 गया, दूसरा 500 गया और तीसरा 500 से 200 गया,
कॉमन सेंस वाला बात है, प्रोपोर्शनली काट दिया जाता है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो जो पहला डिजिट आया उसको डिस्चार्ज कर दो, क्लियर है। तो आगे फिर और पैसा मिलेगा ना, उससे मेकअप होगा। तो हाँ वही बात है ना, 3 बात बोल रहा है घूम फिर के। पहला बात बता दिया कॉन्ट्रैक्ट में, अप्लाइड अकॉर्डिंगली। दूसरा बात बताया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पे। तीसरा बात क्रेडिटर भी नहीं किया था, तो फिर क्या होगा वहां पे, टाइम के हिसाब से होगा। और अगर इक्वल स्टैंडिंग का है तो कैसे होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। ये वर्ड नहीं लिख के आएगा एग्जाम में 0 मिलेगा, चाहे कोई भी पर्यायवाची शब्द लिख कर आ जाओ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब एकदम खेलकूद वाला बात है। कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन क्या होता है, नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। रेसिशन क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, ठीक है। ऑल्टरेशन क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ किया जाता है। ऑल्टरेशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। यहाँ पे डेफिनेशन में यही बोल रहा है, देखो ऊपर क्या बोला, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन नोवेशन में। ऑल्टरेशन में क्या बोला, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। इफेक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, और ऊपर में पूरा सब्स्टिट्यूट हुआ। भैया मतलब क्या है, देखो नोवेशन में ना बेसिकली टर्म्स में बड़ा बड़ा चेंजेस होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बदल देते। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, डी और ए में होगा, कहानी बदल गया। हम तुमको मोबाइल बेचने वाले थे, आईपैड बेचेंगे, कहानी बदल गया। और ऑल्टरेशन में क्या होता है, हम तुमको मोबाइल 10,000 में बेचने वाले थे, 12,000 में बेचेंगे। यानी कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत टर्म्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। अच्छा वेव और रेमिट, इसका मतलब क्या होता है, माफ करना। वेव और रेमिट का मतलब क्या होता है, माफ करना। क्या तुम लोग, मानो तुम लोग से हम पैसा उधार लिए थे, तुम लोग माफ कर सकता है, तुम लोग टाइम बढ़ा सकता है, तुम लोग बोल सकता है कि ठीक है भैया 1000 उधार लिए थे, 800 देके सल्टाइए। तुम लोग के पास सब चीज का हक है, किसके पास, प्रॉमिसी के पास, क्लियर है। अच्छा रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बंदूक दिखा के हमसे जमीन खरीद लिया, हमसे जमीन वो 10,000 रुपए में खरीदा, कल को कोर्ट अगर हमको बोलेगा ठीक है, जो भी डिसीजन देगा 10,000 तो वापस करना होगा ना भाई, 10,000 तो जो मेरे को बेनिफिट मिला वो तो वापस करना होगा ना। हमसे वो हमको अपना वो डॉग जो जबरदस्ती बेच दिया, डॉग का पपी हुआ, डॉग भी वापस करना होगा और पपी भी वापस करना होगा, ठीक है। अब आता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। यहां पर भी अगर तुमको एडवांटेज मिल रहा है वॉइड एग्रीमेंट में, तो एडवांटेज को वापस करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो बताना पड़ेगा ना, कैसे बताए भैया, सेक्शन 4 में याद है हम लोग पढ़े थे, डेट का टाइम वाइम देकर की खत भेजते तो क्या होता है नहीं होता है, पूरा सेक्शन 4 यहाँ पे भी लग जाएगा। रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही पॉइंट है, ठीक है। अगर नहीं याद आएगा तो यूनिट 1 का वीडियो है वो देख लेना। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे वो वाला केस आ गया, हम पढ़ाने के लिए आए, तुम लोग चेयर नहीं दिया बैठने के लिए, मेरा गलती नहीं, मेरा गलती नहीं है। प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड, क्या बोल रहा है, कौन सा भाषा लिखने बोल रहा है, प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड, ठीक है। फिर आया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, या तो हम एक्चुअली काम कर दे, या फिर हम कोशिश की और तुम मौका नहीं दिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दोनों में ही प्रोमिसर क्या होता है, टेंशन फ्री डिस्चार्ज, ठीक है। अच्छा डिस्चार्ज में म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम लोग बैठ के बात करें, अभी बताओ ऑल्टरेशन हुआ, नोवेशन हुआ, इसमें हम लोग बैठ के बात किए तभी ना हुआ। तुमको हम बोलेंगे 10 के बजे 12 दो, तुम लोग जब मानेगा तभी ना 12 देगा, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण भी हो सकता है। ये कब होता है, एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, ये सब में होता है, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। लॉ बदल गया, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट किए थे घोड़ा बेचने का, घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। हम बात किए थे कि हम तुमको मानो आइस बेचेंगे, आइस गल के वाटर बच गया, आइस बेच सकते हैं नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग बदल गया इनकेपेसिटी के कारण। बोले थे ड्राइंग बनाओ, हाथ कट गया बंदा का, ड्राइंग बना सकता है नहीं, ठीक है। वॉर डिक्लेयर हो गया, कोविड आ गया, ये सब में क्या है, ये सब इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, तुमको इतने टाइम में काम करना था, तुम नहीं काम नहीं किया, अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम तुमको उधार दिए और कोई टाइम के बारे में नहीं बताए थे, हम कब तक केस कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर उधार वापस लेने के लिए, 3 साल। लॉ बोलता है आप 3 साल तक जो डेट है, मानो हम बोले थे कि 5 साल बाद दे देना, 5 साल हो गया तुम नहीं दिया, अब हम और 3 साल तक तुम पे केस कर सकते हैं।
अगर मानो 8 साल 10 साल पार हो गए केस करके करेंगे तो जीतेंगे नहीं। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, 3 साल याद रखना है। कब? जब तुम उधार दिया है, तुम क्रेडिटर है, आगे वाला डेटर है, 3 साल तक केस कर सकते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर पाए तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, नहीं करेंगे ऐसे बोल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। ब्रीच 2 टाइप का होता है, आगे पढ़ेंगे, एक बार झलक दे रहे हैं। एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच, तुम लोग को बोले थे 10 तारीख को हम ये काम कर देंगे, 10 तारीख को मना कर रहे, ड्यू डेट पे मना कर रहे, क्या हुआ? एक्चुअल ब्रीच। 10 तारीख से पहले मना कर दिए, क्या हुआ? एंटीसिपेटरी ब्रीच। ऑन ड्यू डेट मना करेंगे, क्या होगा? एक्चुअल ब्रीच। बिफोर ड्यू डेट मना करेंगे, क्या होगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, प्रॉमिसी वेव कर सकता है, रेमिट कर सकता है, परफॉर्मेंस याद करो। तुम लोग बोला कि भैया 1000 मत दीजिए, 800 दे दीजिए, या फिर 2 महीना नहीं 3 महीना में दे दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी, ये वाला बात भी हो चुका। मर्जर ऑफ राइट, ये नया है कुछ। तुम लोग किसी के घर में भाड़ेदार था और तुम लोग वो घर खरीद लिया, अब तुम लोग खुद को भाड़ा देगा। अच्छा, जब तुम लोग भाड़ेदार था, तुम लोग का राइट क्या था? इंफीरियर या सुपीरियर? इंफीरियर मतलब कमजोर, सुपीरियर मतलब ताकतवर। इंफीरियर, मकान मालिक ज्यादा ताकतवर। अब तुम मालिक बन गया तो तुम्हारा इंफीरियर राइट रहेगा क्या? वो क्या होगा? मर्ज हो जाएगा ना सुपीरियर राइट में, यही वहां पे लिख देना है। इंफीरियर राइट होता है, सुपीरियर राइट होता है, और ये मर्ज हो जाता है जब तुम उसको खरीदता है। और इंफीरियर राइट क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। और इसी के साथ यूनिट 4 क्या होता है? कंप्लीट।